Hello, everybody, and welcome to one short revision of your chapter Electoral Politics, Class 9 Civics. This chapter, students, is very important from the point of view of your term 2 examinations as well as in general life में आपको बहुत ही काम आने वाला है chapter, right? I'll give you two reasons to that. Number one, आपको पूरा पता चल जाता है कि कैसे elections होते हैं, कैसे elections announce होते हैं, and what is the procedure, right? Secondly, कुछ सालों बाद जब आप 18 years के हो जाएंगे and you will also be electing a representative, you should definitely know of how elections are basically conducted. तो दो तरीके के ये फायदे हैं, ठीक है? तो with no further ado, let us start. Before we start, students, सबसे पहले let's go back to democracy, ठीक है? Now we've always talked about democracy as people's rule, ठीक है? Now people's rule क्यों है वो? क्या लोग रूल करते हैं? Absolutely not if you're talking about normal citizens, ठीक है? वो रूल नहीं करते हैं. Now why are we calling democracy people's rule? It's because इलेक्शंस के थ्रू हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, राइट, जो आगे जाके हमारे लीडर्स बन के एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, राइट. तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट और पीपल रूल थ्रू इलेक्शंस, ठीक है. सो इस चीज को हम इनडायरेक्ट गवर्नेंस के नाम से जानते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इट इज नोन एज indirect elections. Okay, and why it is so? Because we as citizens of the country elect our representatives and then they follow different policies which we like. Okay, so in this particular chapter, students, we are going to talk about a lot of such topics जहाँ पे हमें बहुत सारी बातें about elections पता चलेंगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. And to be very specific, this फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोग वोट करते हैं थ्रू इलेक्शंस, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट आर इलेक्शंस. ठीक है, आप लोगों को पता होगा मैम वोटिंग. आंसर अगर मैं पूछूं मैम व्हाट आर इलेक्शंस, योर आंसर वाज मी मैम वोट करना. ठीक है, तो सिर्फ वोट करना क्या आंसर होगा? नो. नाउ स्टूडेंट्स, इलेक्शंस आर बेसिकली एक जरिया है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, राइट. सो इट इज अ प्रोसेस और अ मैकेनिज्म थ्रू विच पीपल govern or people choose their representatives at regular intervals. This is very important to note, students. Regular intervals होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लिखना. क्यों ज़रूरी है? अगर रेगुलर इंटरवल्स नहीं होंगे तो शायद इलेक्शंस या दोनों डेमोक्रेसी का कोई भी वैल्यू ना हो. ठीक है, तो आगे हम जानेंगे क्यों वैल्यू नहीं होगा. डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल टॉक एवरीथिंग अबाउट इन डिटेल. ओके, I'm sure now you're clear with what are elections. It is a process by which people choose their representatives and form a government at regular intervals, which we call as elections. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ एक केस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग स्टूडेंट्स. देवीलाल का एक केस है, ठीक है, बहुत ही इजी आसान केस है. इस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एज अ नॉट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस कि इस साल में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट इससे आप मॉरल बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस जरूर बन सकते हैं. ठीक है, सो मैं स्टोरी समझा देती हूँ. तो 1982 से हमेशा कांग्रेस पार्टी रूल करी थी हरियाणा के अंदर. तो उस टाइम पे चौधरी देवीलाल एक ऑपोजिशन लीडर हुआ करते थे और उन्होंने उस समय एक मूवमेंट स्टार्ट किया विच वाज कॉल्ड न्याय युद्ध. ठीक है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. ठीक है, एंड ओइंग टू दैट ही फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड लोकदल. ठीक है, लोकदल पार्टी उन्होंने फॉर्मेशन कर दी. इलेक्शन के लिए वो खड़े हो गए और इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गई इन 1987 इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन. ठीक है, तो देवीलाल ने काफ़ी सारे प्रोमिस किए अपने वोटर्स को कि वो अगर जीतते हैं तो लोन्स देंगे फार्मर्स को और स्मॉल बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेंगे. ठीक है, नाउ because the Congress has been ruling the city or the state
from many years, it was very difficult for people to accept the new, but इनके promises इतने strong थे, इतने अच्छे थे कि voters ने देवीलाल को favor किया, and people were very unhappy with the previous government, and they voted with like good amount of majority, which was 90 seats में से 76 seats लोकदल पार्टी को मिली थी, ठीक है। एंड जब रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हुए तो कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, एंड एज द इलेक्शन रिजल्ट वाज अनाउंस, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन किया और देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए। तो जैसे ही वो न्यूली इलेक्टेड मेंबर बने, एमएलए बने, ठीक है, लोकदल ने ऑब्वियसली उनको ही चूज किया एज देयर लीडर, ठीक है। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने बनने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर भी इशू करवाया जिसमें उन्होंने लोन्स वगैरह दिलवाए टू एग्रीकल्चरल लेबरर्स एज वेल एज स्मॉल बिजनेस। नाउ 4 साल बीते आराम से, लेकिन पीपल वर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो कांग्रेस अगेन बिकेम द रूलिंग पार्टी इन हरियाणा आफ्टर 4 years, एंड 1991 के इलेक्शन में पार्टी, लोकदल पार्टी डिड नॉट विन द पीपल्स सपोर्ट। नाउ व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस ईयर स्टूडेंट्स, कि भले ही एक एक बार पार्टी किसी इलेक्शंस के अंदर जीत चुकी है, किसी इलेक्शंस के अंदर जीत चुकी है, बट हमेशा इट हैज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग एंड विनिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इलेक्शंस आर और कितना उसको टाइम हो चुका है, ठीक है। सो इट इज थ्रू ओनली इलेक्शन स्टूडेंट्स दैट वी अंडरस्टैंड दिस कि भले ही एक रूलिंग पार्टी कई सालों से रूल कर रही है, इलेक्शंस हमेशा ये हमें चांस देंगे, सिटीजन्स को चांस देंगे कि हम उनका लीडर चेंज करवा सकें, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, which comes down to a question of why do we need elections, right? तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे कि why only elections? Don't uh, now don't wrongly take my question कि मैम ने तो ये पूछा है कि why elections, तो elections के फायदे बताने स्टार्ट करते हैं। No, I am asking you, why do we need elections in general? elections हमें चाहिए ही क्यों, ठीक है। कोई और मैकेनिज्म नहीं है क्या, कोई और बेहतर तरीका नहीं है क्या, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम कोई तो और बेहतर तरीका है, होगा ही, हम और बेटर टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ लेके आ सकते हैं और अलग अलग स्टेट्स में सर्वेज कर सकते हैं, वोटिंग ले सकते हैं, लोगों के ओपिनियंस ले सकते हैं, राइट ना। ये तो ऑलरेडी इलेक्शंस करता ही है, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, नंबर वन, अगर आप लोगों को एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बोल दिया जाए कि आप डिसाइड करो हु विल बी अ लीडर, ठीक है, यू डिसाइड, ठीक है, व्हाट विल यू डू? Obviously you will try and gather people. Will you be able to gather all the people? Absolutely not, right? All the people, by all the people I mean the entire country people, countrymen, ठीक है। मान लो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा, आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, बट इकट्ठा करने के बाद अंडर द सेम रूफ इफ यू आर देयर, डू यू रियली थिंक योर लीडर विल बी चोजन? Do you really think people will come to a common ground and decide that this person will be my leader? Probably not. In a country like India, जहाँ पे इतने diverse स्टेट्स हैं, इतने डिफरेंट ओपिनियंस रहते हैं लोगों में, राइट, अपनी फैमिली में ही आपके कई सारे मैटर्स को लेके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ कंट्री टू टेक अ कॉमन डिसीजन, right? Hence, elections currently is the best method or mechanism to choose any leader. ठीक है? Now, why so? अब सबके एब्सेंस में अगर इलेक्शंस नहीं होंगे, ठीक है, अभी स्टूडेंट्स इलेक्शंस के एब्सेंस में ऑल द पीपल हैव टू सिट टुगेदर ऑब्वियसली एवरी डे, ठीक है। सिर्फ इलेक्शंस में वोटिंग करके सीट जीत ली ये तो नहीं होता है, राइट? एवरी डे यू हैव टू टेक मल्टीपल डिसीजंस, राइट? सो ऑल द पीपल हैव टू सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस, बट ये एक प्रैक्टिकल लाइफ में, स्पेशली इन अ कम्युनिटी लाइक आर्स, लाइक इंडिया, लार्ज कम्युनिटी लाइक आर्स, इट इज नॉट पॉसिबल। और क्या, मान लो ले भी आए, जैसा कि मैंने बोला, एवरीवन, नंबर वन, डू नॉट हैव द टाइम टू कम,
सेकेंडली, अगर आप भी गए, क्या उनके पास इतना नॉलेज है टू टेक ऑल द डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स? एब्सोल्युटली नॉट. Hence, election students gives us that chance. ठीक है, तो इलेक्शंस के होने से हमें कई सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाती हैं. अब वो चीजें क्या क्या हैं? नंबर वन, दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ असेसिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस. किसी की भी व्यक्ति के पास अगर नॉलेज है, एजुकेशन है या एक्सपीरियंस है, इट इज अस थ्रू इलेक्शंस दैट वी कैन असेस देम कि हाँ, ये इंसान के पास ज़्यादा नॉलेज है, इस पर्टिकुलर इंसान के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है. तो हम एज अ मेजोरिटी डिसाइड कर सकते हैं दैट इट इज थ्रू इलेक्शंस ऑब्वियसली दैट वी डिसाइड दैट दिस पर्सन इज मोर knowledgeable, hence he deserves to win. Right, that way you can solve the problem of assessing people. Right. Secondly, they help in analyzing that the people like their representatives or not. Right. तो अगर मान लो 5 लोग खड़े हैं, 5 people are standing in elections, so people will like the representatives or they not, or they won't like the representatives. ये बताएंगे कैसे? ऑब्वियसली वोट करके पता चल जाएगा, मार्जिन पता चल जाता है कि इतने लोग, अगर मेजोरिटी आई है से 200 वोट्स की एक पार्टी के लिए आई है, तो इट्स अ क्लियर मेजोरिटी दैट द रेस्ट ऑफ द representatives are not liked by majority of the country. Right. So ये भी problem election solve करता है. The third point, they ensure that the representatives rule as per the wishes of the people. ये पहला पॉइंट है इस बात का. तो ऑब्वियसली इलेक्शंस होने से पहले जब आप किसी कैंडिडेट को जिताते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कुछ पॉलिसीज आपको पसंद आती हैं. राइट, उस बेसिस पे आप सिलेक्ट करते हो ये रिप्रेजेंटेटिव है. तो जो भी पॉलिसीज होंगी वो अगर आपको पसंद आई, इसका मतलब यही है कि आपके हिसाब की होंगी वो. राइट, आपको पसंद आ रही होंगी, आपके विशेष के अनुसार होंगी वो. राइट. सो दैट इज वाई इलेक्शन से इंश्योर करता है कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो हमारी विशेष के अकॉर्डिंग हो. एंड ये मेक श्योर करे, सेकंड पॉइंट इसका ये है दैट हु आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. जो अच्छा काम नहीं कर रहे, जिनको जो विशेष पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्शंस में हम हरा दें या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर दें. राइट. सो इलेक्शंस के थ्रू स्टूडेंट्स ये इनेबल हो सकता है. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर. लेट अस गो इन डिटेल एंड टॉक अबाउट, ये तो हो गया कैंडिडेट्स की तरफ से. अब बात कर लेते हैं वोटर्स को क्या क्या चॉइसेस मिलती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्शंस. ठीक है, तो इलेक्शन के अंदर एक वोटर को बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं. ठीक है, नंबर वन, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. राइट, फॉर ऑब्वियस रीजंस हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन हमारे लिए लॉज बनाएगा. ठीक है. सेकेंडली, वो ये भी चूज कर सकते हैं कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और मेजर डिसीजंस कौन लेगा. राइट. Once we have elected our representative, we will choose who will form the government and who will take the major decisions. ठीक है. And lastly, they can also choose कौन सी पार्टी कौन सी पॉलिसीज गाइड करेगी इन ऑर्डर टू मेक द लॉज और मेक द इंटायर गवर्नमेंट. राइट. सो दीज आर द थ्री चॉइसेस. अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या क्या पढ़ लिया? नंबर वन, वी सॉ व्हाट आर इलेक्शंस. नंबर टू, वी सॉ अ स्टडी. देन वी आर टॉकिंग अबाउट नीड ऑफ इलेक्शंस. ठीक है, जिसमें हमने एक तरफ कैंडिडेट्स का तरफ देख लिया, अब हमने वोटर्स का साइड देख लिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 1 में व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के अंदर आपने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कंट्रीज के. कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जिसमें मिलिट्रिज्म का ज़्यादा फोर्स था. भले इट वाज अ डेमोक्रेसी, इट डिड नॉट लेट पीपल वोट, एंड द democracy was not just democracy, it was a namesake democracy. Right. Similarly, आपने मेक्सिको का केस देखा था. राइट. तो वहाँ पे भी जो रूलिंग पार्टी थी वो अलग अलग प्रैक्टिसेस यूज करती थी, मैल प्रैक्टिसेस यूज करती थी टू विन इलेक्शंस. इस मुद्दे का ये कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स दैट इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो होते ही हैं, एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी अलग अलग तरीकों से होते हैं. ठीक है. सो जरूरी नहीं है इलेक्शंस एक डेमोक्रेसी में ही होंगे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नॉन डेमोक्रेसी में भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चाइना. चाइना इज नॉट अ नॉन फॉर एग्जाम्पल चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स, इट इज अ कम्युनिस्ट पार्टी रूल. ठीक है, तो वहां पे भी वोटिंग होती है, लेकिन विद इन देयर पार्टी वोटिंग होती है. ठीक है, सो दिस कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. क्लियर है? फाइन. आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर.
नाउ देयर आर सम सेट ऑफ लाइक नीड में भी आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए. Number one, everyone should have the right to choose a representative, right? Obviously, government हमारा ये कहता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है, everybody is equal before the law. तो जब उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी दी, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दिया, वो कहता है दैट एवरीबॉडी ऑन द एज ऑफ 18 और above the age of 18 they have the right to choose a representative, right? They have the right to elect. अब इसका मतलब ये है हर एक इंसान के पास एक वोट है और हर एक वो वोट काउंट किया जाएगा, इट हैज एन इक्वल वैल्यू. नाउ योर क्वेश्चन मस्ट बी, मैम हम कभी कभी वोट करते हैं, हमारे पेरेंट्स कभी कभी वोट करते हैं, फैमिली मेंबर्स वोट करते हैं, बट उन्होंने जिसको वोट किया होता है वो नहीं जीतते हैं, तो कैसे उनकी इक्वल वैल्यू हो गई? योर वैल्यू यहाँ पे मतलब हो रहा है काउंटिंग का, ठीक है? इट्स नॉट द मॉरल वैल्यू दैट यू आर थिंकिंग, इट्स द काउंटिंग वैल्यू. Now, आप मान लो in your family you have 10 people, 7 of you are against going to a restaurant and 3 of you want to go to a restaurant, right? तो 7 ने majority ने हाँ बोल दिया है, 7 ने majority ने ना बोल दिया है और 3 लोगों ने मना कर दिया है, right? तो अगर सब लोग ना बोल देते तो वो 100% मेजोरिटी क्लियर नो हो जाता, रेस्टोरेंट नहीं जाना है. लेकिन अगर 3 लोगों ने हाँ बोला है तो 7:3, राइट? वो मार्जिन तो कम कर दिया आपने. इसीलिए व्हेन वी हैव अ लार्जर कम्युनिटी, मार्जिन कम करने के लिए हर वोट की वैल्यू होती है. समझ में आ रहा है? इट्स सिमिलर टू योर मार्क्स. 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, यू विल हैव गुड अपॉर्चुनिटीज, यू हैव गुड. 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, आपको ज्यादा मजा आता है, राइट? बट सिमिलरली 98 आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी मार्जिनली कम हो जाती है, राइट? यू डू नॉट गेट 100%. ठीक है? सो दिस इज द पॉइंट हियर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंडली बात आते हैं थोड़े कैंडिडेट्स की तरफ से, देख लेते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को भी फ्रीडम होनी चाहिए टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, राइट? सो एंड ऑफर सम रियल चॉइस टू अस. अगर मान लो कैंडिडेट्स ही अच्छे नहीं होंगे, कोई भी रैंडम इंसान आके बोल रहा है दैट आई विल बिकम अ कैंडिडेट, probably you will not be even looking at that candidate saying that you are eligible, right? So in that context, they should be able to offer some real choice to the voters so that we feel good ki haan there is competition, right? So this is that point. Okay, political parties and candidates should be free to contest the elections. We will come to that point much later in the chapter. Next our point is choices should be offered at regular intervals. Now हम जो पीछे बात कर रहे थे क्यों जरूरी है, उसका रीजन यहाँ पे आ गया है. For that elections must be held regularly after a certain period. Now चॉइसेस क्यों होनी चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स? ठीक है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, मान लो इरेगुलर इंटरवल्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड ही नहीं होता, 10 साल, 15 साल, 20 ईयर्स, ठीक है? तो इतने सालों में क्या हो सकता है, जो भी रूलिंग पार्टी होगी, जो भी लीडर होगा, राइट, वो समझेगा कि मेरे ऊपर तो कोई है नहीं, मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता, तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है, राइट? ही वुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग, राइट, इन टर्म्स ऑफ जो भी उसने प्रोमिस किए हैं, कि थिंकिंग दैट ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो उस वजह से रेगुलर इंटरवल्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. एंड थर्डली ये भी रीजन हो सकता है कि मान लो आपने किसी लीडर को चूज किया और वो प्रोमिस नहीं निभा पाए, और क्या वो अच्छे से जो भी उन्होंने वादे पॉलिसीज रखी थी वो नहीं कर पाए. सो यू एज द पॉइंट ऑफ वोटर्स, आपको एक चॉइस तो होना चाहिए ना, कि आप 5 साल बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद उस लीडर को हटा सको या वापस जिता सको अगर बहुत अच्छा काम किया हो, राइट? सो इट इज फॉर दिस रीजन, दीज रीजंस, दैट इलेक्शन शुड बी at regular intervals. ठीक है? I hope this is also clear. The next is students, the candidates preferred by the people only should get elected, right? अब ये बात आ जाती है फेयर इलेक्शंस की, ठीक है? अगर कैंडिडेट्स ने जिनको जिनको सिलेक्ट किया वही जीतते हैं, तभी इलेक्शंस के सही माने हैं, राइट? सो दिस पॉइंट इज वेरी इजी, आई बिलीव. Lastly, students, elections are conducted in a free and fair manner where people choose their representatives whom they really wish. तो इलेक्शंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन उसका फ्री एंड फेयर होना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? ताकि जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करें वो वही बने जो लोग चाहते हैं और वैसा ही करें जो लोग
चाहते हैं. आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर. Fine. With that, let's head to our next topic. A very interesting topic, students. पॉलिटिकल कंपटीशन. ठीक है, अब पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है? ठीक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है स्टूडेंट्स, राइट. अब आपने कई दफा टीवीज में, न्यूज चैनल्स के ऊपर दो पार्टीज के कार्यकर्ताओं को लड़ते हुए देखा होगा. यू माइट हैव सीन मेन लीडर्स ऑफ द political parties fighting against in a debate, right? No. Now what is that? It's a political competition, right? Competition between two parties. Okay, so in this particular topic, students will be talking about various merits and demerits of it. Okay, I hope, I am sure आप लोगों के दिमाग में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ओपिनियंस आ रहे होंगे कि मैम पॉलिटिकल कंपटीशन इज गुड, पॉलिटिकल कंपटीशन इज बैड. सो अगर दोनों को मेजर करके देखें, पॉलिटिकल कंपटीशन कैन बी गुड if it is really healthy, if it is leading to a conclusion, right? If it is not leading to a conclusion, it is obviously bad. ठीक है, इट इज किसी भी लिमिट क्रॉस कर देना किसी भी कंपटीशन की अच्छी नहीं लगती है, अच्छी होती भी नहीं है, राइट. तो विद नो फर्दर ड्यूज आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट बिफोर वी हेड टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. अभी क्या है? ठीक है, सो द फर्स्ट इज, एक एक करके समझेंगे. ठीक है, सो मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स रिस्पॉन्सिवनेस, सिटीजन की रिस्पॉन्सिवनेस समझती है. ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिटिकल कंपटीशन, अगर मान लो दो पार्टीज लड़ रही हैं, ठीक है, तो एज अ वोटर आप क्या सोचोगे? ठीक है, आप रिएक्ट करोगे. ठीक है, आप समझ लो एक फैमिली डिस्कशन हो रहा है, टीवी पे डिबेट चल रही है, तो 3 of you of your members might be against a political party, 2 of you might be with that particular political party. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोगों ने रिएक्ट किया, और मान लो आप पांचों लोग वोट करने जाते तो प्रोबेबली अपने अपने चॉइस के पॉलिटिकल पार्टी को जिताओगे, राइट, या वोट करोगे. ठीक है, तो पॉलिटिकल कंपटीशन होने से सिटीजन्स जो हैं वो करते हैं रिएक्ट, और यू कैन कॉल इट रिस्पॉन्स. ठीक है, सो दिस इज वन पॉइंट. क्लियर, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स टॉक अबाउट रियल वे ऑफ गारंटिंग पीपल्स कंट्रोल ओवर इलेक्शन. ठीक है, अब ये क्या है? ये मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन एक सही तरीका है, एक एग्जैक्ट तरीका है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि लोगों का कंट्रोल किस पार्टी के ऊपर है. एक इलेक्शंस के अंदर लोग ज्यादा किसको वोट करते हैं, अगर पॉलिटिकल कंपटीशन में आ करके ये देख करके हाँ ये पार्टी बहुत अच्छी है, मेजोरिटी वही पार्टी जीत के आएगी, राइट, जो मैक्सिमम लोग चाहते हैं, राइट. सो उस पॉलिटिकल पार्टी को ये समझ में आ जाता है कि लोगों का कंट्रोल मेरे ऊपर है, right, or that particular political party who has won has people's control. So this is what it means. ठीक है, I hope this is very very clear. Let's head to some merits of our political competition. बहुत ही easy, बहुत ही आसान सा topic है students. Number 1 point, regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. Incentives, how is that? ठीक है, अब क्यों, अगर इंसेंटिव्स क्यों होंगे? ठीक है, अभी पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, इलेक्टोरल कंपटीशन बहुत हो रहा है इलेक्शंस के अंदर. अब इससे होगा क्या? या तो पार्टी जीतेगी या तो पार्टी हारेगी. ठीक है, तो अगर पार्टी जीत जाती है, ठीक है, तो मतलब इलेक्टोरल कंपटीशन हैज बेसिकली वन बिटवीन द टू पार्टीज, जो भी हो रहा था. ठीक है, तो इससे इसका इंसेंटिव क्या हुआ कि ये पार्टी जीत गई. अगर ये वोटर्स को सेटिस्फाई करते हैं अपने काम से, ठीक है, तो देयर आर अ चांसेस दैट दे विल विन अगेन. दैट इज एन एडेड इंसेंटिव, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर बहुत ज्यादा इलेक्शन में कंपटीशन होता है तो बाय सम और द अदर मींस इंसेंटिव्स मिलते हैं. ठीक है, let's head to the second point. If a political party is motivated only by the desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, आपका सवाल होगा दिमाग में, मैम लेकिन अगर वो पावर के लिए ये सब अच्छा अच्छा कर रहा हो, लेकिन अच्छा अच्छा अगर कर रहा होगा तो आपको पूरे इलेक्शंस या पूरे उस 5 साल में पता तो चल जाएगा ना कि अच्छा नहीं कर रहा है, राइट, और हाउ इज ही, और डिड ही प्रॉमिस, डिड ही फुलफिल ऑल द प्रोमिसेस दैट ही मेड, राइट, तो ये तो आपको पता चल जाएगा. So even if a political party is motivated to come in the elections only by the desire of power,
हर हाल में उसको लोगों की सेवा तो करनी ही पड़ेगी. दे विल इवेंचुअली हैव टू सर्व द people, otherwise people will not let the party win in the next set of elections, right? Second point is this. Third point, students, it reveals the real motive of political parties. ठीक है, for obvious reasons. जब भी आप किसी डिबेट में या बात करते देखते हो दो लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, सो पता चल जाता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली चाहते हैं रियली, राइट? सो रियल मोटिव पॉलिटिकल पार्टी का समझ में आ जाता है. And lastly, it does gives choices to the voters, of course, to you know चूज अमंग्स द बेस्ट, राइट? आपके स्कूल्स में भी कभी कोई कंपटीशन होता है तो बढ़िया कंपटीशन होता है तो मजा आता है. एंड देन यू आर एबल टू डिसाइड, और द जजेस आर एबल टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट, राइट? सो अ गुड कंपटीशन gives a better choice to the voters as well to choose amongst the best candidates, right? I hope the merits are very very clear. 4 मार्क के 5 मार्क के क्वेश्चंस में जरूर सवाल आ सकता है. your question can be what is electoral competition, state the merits or the demerits. ठीक है, ऐसा आ सकता है. तो इसी बात पे डीमेरिट्स की तरफ भी बढ़ते हैं, राइट? सो डीमेरिट्स का पहला डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन एवरी लोकेलिटी. नाउ व्हाट इज दिस? डिसयूनिटी किस हिसाब से होगी या ग्रुपिज्म किस हिसाब से हो गया? ठीक है, फैक्शनलिज्म इज आल्सो ग्रुपिज्म. ठीक है, नाउ क्यों डिसयूनिटी है? ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल स्टूडेंट्स. ये दो लोकेलिटीज हैं, ए एंड बी. ठीक है, तो ए के अंदर फॉर नाउ समझ लेते हैं 4 लोग हैं, और बी के अंदर फॉर नाउ समझ लेते हैं हम भी 4 लोग. नाउ अब इलेक्शन का पॉलिटिक्स में कंपटीशन हो रहा है. ठीक है, तो चांसेस आर कि ये जो बने हमारे 4 लोग, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया है कि कोई एक्स नाम की पार्टी बहुत ही बढ़िया है. इन्होंने डिसाइड किया है कि वाई नाम की पार्टी बहुत ही बढ़िया है. सो इससे ये हो रहा है, भले ही दो लोकेलिटी हैं, ग्रुप्स बन गए अलग अलग. तो ये जो वाई वाली पार्टी ने जिनको चूज किया है, वाई वाली पार्टी को चूज किया है, ये जो 4 लोग हैं और एक ग्रुप बनाएंगे. ऑब्वियसली अब ए वाले तो पीछे रहेंगे नहीं, तो उन्होंने वो एक और ग्रुप बनाएंगे. तो ऐसे ऐसे बढ़ बढ़ के कंपटीशन और डीप होता जाएगा, एंड हेंस ग्रुपिज्म होता रहेगा. नए 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 ग्रुप्स बनेंगे अगेंस्ट 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी. ठीक है. Secondly, different political parties and candidates often use dirty tricks like booth capturing to win the elections. For obvious reasons, students, बहुत सारी political parties हैं जो corruption करती हैं, और candidates जो हैं जो dirty tricks use करते हैं. ठीक है, जैसे कि booth capturing हो गया, जैसे कि कुछ एकदम इलेक्शंस के वोटिंग के पहले विलेजेस में कुछ दे आना, राइट? खराब प्रोमिसेस करना कि हम बिजली ले आएंगे आपके गांव में, सिलेंडर्स बांट आना. ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम्स अंडर दिस. सो डेफिनेटली इज डीमेरिट, राइट? किसी चीज, किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर देना. ठीक है, सो अब आपका सवाल होगा कि क्यों हो जाते हैं मैम इन्फ्लुएंस लोग? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, बिकॉज जो गरीब लोग हैं, अब कोई अमीर इंसान को जाकर के लोग नहीं बोलते हैं. ठीक है, इट्स प्रोबेबली द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु डज दैट. इट्स द रीजन हियर इज दैट poor people do not have access to information, right? So they are those people are easy to fool, or they are easy to influence on, so they take that undue advantage. ठीक है, अब बात आती है तीसरे डिसएडवांटेज की. द थर्ड एडवांटेज इज द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डू नॉट अलाउ टू फॉर्म यूजफुल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज. अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो अब आपने कई दफा देखा होगा दैट बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फाइट विन करने में ज्यादा लगी रहती हैं. इससे होता क्या है कि वो कंपटीशन में घुस जाती हैं, और जो उनका मेन मोटिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था, जिससे वो पार्टी या इलेक्शंस में आए थे, वो ही चेंज हो जाता है. दे शिफ्ट देयर एंटायर मोटिव टू द पॉलिटिकल competition. That becomes our
third demerit, right? The fourth demerit is this competition leads to the idea of being dragged into the unhealthy competition for obvious reasons, like I was mentioning before, that अनहेल्दी कंपटीशन जब भी रहेगा वो बनता कैसे अनहेल्दी, जब किसी बात का किसी भी कंपटीशन का रिजल्ट ना आए, ठीक है। अब मान लो आपके स्कूल में कंपटीशन हुआ है एंड टू बॉयज आर फाइटिंग वेरी हार्ड टू विन इन कंपटीशन, बट उन लोगों में फाइट ज्यादा हो रही है, तो जजेस ने डिक्लेयर ही नहीं किया कि कौन जीतेगा इसमें से, तो इंटरनली उन दो बॉयज के बीच में तो झगड़े होते रहेंगे, राइट। एंड फिर नहीं 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 फाइट्स में वो लोग घुसेंगे, राइट। सो इन दैट सेंस दे आर ओवरऑल बीइंग ड्रैग्ड इनटू एन अनहेल्दी कंपटीशन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट जो अच्छे लोग होते हैं मोस्टली इस इलेक्टोरल कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, लाइक दे आर देयर इन द पॉलिटिकल पार्टीज बट दे डू नॉट communicate or directly fight, right? So that was the end of political competition, ठीक है। I hope the entire concept is very clear. Let's head to students election कैसे होता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, ठीक है। अब इलेक्शंस कैसे होता है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। नाउ इलेक्शंस आर हेल्ड ऑब्वियसली इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। नाउ व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर नथिंग बट डिफरेंट एरियाज, ठीक है। तो या तो सेम डे पे इलेक्शन होता है या कुछ दिनों में इलेक्शंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शंस। कभी कभी स्टूडेंट्स ये हो जाता है एक इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं हो पाता है, या फिर वेकेंसी हो जाती है, राइट। मे बी एक चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई हो या किसी मेंबर ने रिजाइन कर दिया हो, तो ऐसे केसेस में किसी भी एब्सेंस में ऑफ चीफ मिनिस्टर इट इज नोन एज अ बाय इलेक्शन, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन द कमिंग slides. Electoral constituencies, like I was telling you that one value कैसे होगी, कैसे वोटिंग होगा, वो सब हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स एरिया बेस्ड सिस्टम होता है बेसिकली। तो एक कंट्री को अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया है, राइट, इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एंड उस एरियाज में भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक ये बड़ी सी कंट्री है, ठीक है, मान लो, ओके। नाउ हियर वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। हर स्टेट के अंदर बहुत सारे एरियाज होंगे, हर स्टेट के अंदर बहुत सारे एरियाज होंगे। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स इन सब को हम एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर कर देते हैं, हम इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर कर देते हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। अब ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की भी होती है, ठीक है। तो ये जो होती है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको हम बोलते हैं, हर एक वोटर जो अपने एरिया में रहता है वो जाकर के इलेक्ट करता है अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब एरिया वाइज मान लो ए एरिया में, फॉर एग्जांपल ए एरिया में जितने भी लोग थे उन्होंने वोटिंग कर दी और सबसे मैक्सिमम मेजोरिटी आई से बीजेपी की, ठीक है। तो बीजेपी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव बना होगा ना उस एरिया से, वो जीत जाता है। तो दैट इज हाउ दैट एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी गेट्स वन वोट। समझ में आ रहा है। तो हर एक एरिया में हर एक पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी उस एरिया में जीत जाता है थ्रू द मेजोरिटी ऑफ द इलेक्शंस और द वोटिंग, वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। हेंस वी काउंट दैट उस स्टेट में बीजेपी जीती है, उस स्टेट में कांग्रेस जीती है, या जो भी अदर पार्टीज। समझ में आ गया। तो दिस इज हाउ वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, राइट। नाउ अभी लोकसभा के अंदर स्टूडेंट्स वी हैव 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हर एक स्टेट से जीतता है, वी कॉल दैट रिप्रेजेंटेटिव अ मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट और एन एमपी, ठीक है। तो आपने इसलिए पार्लियामेंट का कभी डिस्कशन देखा हो, यू विल फाइंड many members who are of different political parties and not of a single political party. The reason is that ऐसे elections होते हैं तो हो सकता है दूसरे स्टेट में कोई और पार्टी जीती हो, दूसरे स्टेट में कोई और पार्टी जीती हो, तो ऐसे उस स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव जीतता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, दैट हर एक वोट की एक इक्वल वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी पूरे कंट्री में जिसकी आई है उसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विधानसभा के इलेक्शन में स्टूडेंट्स, तो हर एक स्टेट को वैसे ही स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। सिमिलर पैटर्न है, ठीक है, एकदम एकदम बहुत ही सिमिलर पैटर्न है, ठीक है, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे स्टेट्स का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा इतना बड़ा सा स्टेट है, इसमें अलग अलग एरियाज होंगे, ठीक है। तो इसी एरिया के अंदर, हर एक एरिया के अंदर तीन चार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जो भी जीतता है उसको उस एरिया का बेसिकली बना दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एंड ओवरऑल सारे एरियाज में जिस पार्टी की मेजोरिटी आती है वो बन जाता है हमारा एमएलए, ठीक है, ठीक है। सो every representative who basically wins from each assembly constituency becomes our MLA, right? I hope this is also very very clear of how we conduct elections through electoral constituencies, ठीक है। मूविंग अहेड टू बाय इलेक्शन स्टूडेंट्स, लाइक आई सेड, कभी भी एक रिप्रेजेंटेटिव में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई ऑफिस यू नो नहीं सही है या किसी की वैकेंसी हो गई है, राइट, बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस, राइट, रेजिग्नेशन दे दिया है, फ्रेश इलेक्शंस करने हैं, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब कोई ऐसे री इलेक्शंस होते हैं उस इलेक्शन को हम बाय इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पीपली असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंसी एक उड़ीसा की है, वहां पे ऐसा बाय इलेक्शन हुआ है बिकॉज उस कैंडिडेट के उस वहां पे उस रिप्रेजेंटेटिव की वहां पे डेथ हो चुकी थी, ठीक है। सो इस तरीके से बाय इलेक्शंस होता है, पता चल रहा है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम, विधानसभा में भी हर एक विलेज को डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में, राइट, एंड दे आर जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लाइक आई टोल्ड यू। तो हर एक वार्ड में एक मेंबर होगा विलेज का या लोकल बॉडी का। तो समटाइम्स इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एज सीट्स भी माना जाता है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करती है एक एक सीट इन दी असेंबली, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल्स टू वन सीट, ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल्स टू वन सीट, ठीक है। सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। I hope this is also clear. Now let's talk about different reserved constituencies that we have in our country, ठीक है। Now आप लोगों का सवाल होगा कि मैम reservation क्यों जरूरी है, and especially for SCs and STs or the scheduled caste, right? Now we do not require it, right? तो ऐसा क्यों है, ठीक है। So students definitely requirement है, ठीक है। Now let me tell you why. अभी एक हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन एक तो बना था तो वो बहुत ही ज़्यादा वरीड थे अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपटीशन, बिकॉज वी वर जस्ट यू नो गॉट इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था, एंड तब दलित्स और अनटचेबिलिटी का बहुत था, राइट। तो ये डिसाइड किया कि कहीं कभी भी इन फ्यूचर ऐसा हुआ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वापस से डोमिनेंस हो गई, तो हमारे जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो वापस अपना स्टैंड नहीं ले पाएंगे, राइट, या फिर वो खुद इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, राइट। तो हमारे जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है भीमराव अंबेडकर ने ये डिसाइड किया कि इनको एक रिजर्व्ड सीट तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि उनको चांस नहीं दिया जाता, तो चांसेस आर दैट दीज STs and the SCs would be deprived of the entire country. For them it is not great, right, and that would of course make our democracy less representative and less democratic as well, ठीक है। इसीलिए इलेक्शंस में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिससे कि वो ही सिर्फ वोट कर सकते हैं जो SCs और STs होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, ताकि उनको भी एज अ माइनॉरिटी ये ना लगे कि हमें उनकी वॉइस की कदर नहीं है, उनकी सेक्शन एज अ सोसाइटी में कदर नहीं है। इसलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम ये तो ऐसा है नहीं कि बहुत सारे ऐसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वॉइस उठा सकते हैं, बट मान लो वो उठा भी सकते हैं और रिजर्वेशन हटा दिया, तो इतनी कम माइनॉरिटी में है ना वो लोग कि आपको भी अगर कभी वोट करना, तो probably you will not be able to recognize them as a party as well. तो because of the minority in the entire society, in the entire country, they have been considered as a reserved constituency. We are not calling it a weaker section. Earlier they were, but right now we are not calling them as a weaker section of the society, but definitely they are a minority, hence reserved constituencies. Okay, now ऐसा कहा गया है कि अगर कोई एससी का रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट वाले ही वोट कर सकते हैं या स्टैंड कर सकते हैं इलेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली जो भी शेड्यूल ट्राइब्स से है वो ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं फॉर एसटीज। ठीक है, आई थिंक आई बिलीव दिस इज वेरी क्लियर एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल एज वेल। ठीक है, चलो अभी लोकसभा डिस्ट्रिक्ट लोकल लेवल में भी आप देख सकते हो कुछ सारी लोकल कुछ सीट्स जो हैं लोकसभा के अंदर भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, सो ये जो नंबर है वो टोटल प्रोपोर्शन में उनके कुछ शेयर के हिसाब से होता है। ठीक है, जो भी प्रोपोर्शन आए उसमें उतनी सीट्स बांट दी जाती हैं। दस ये जो रिजर्व सीट्स होती हैं एससी और एसटीज के लिए, ये उनसे लेजिटिमेट जो शेयर होता है वो छीनती नहीं है। राइट, तो उसी में से प्रोपोर्शन में से प्लस माइनस कर दिया जाता है। हाउएवर जितनी भी सीट्स रिजर्व करी गई हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएशन। राइट, तो सिमिलरली 1/3 ऑफ द इंटायर सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर विमेन कैंडिडेट्स एज वेल। ठीक है, सो आई बिलीव दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। Now let us head to the various things or various steps required for an election. This is the most important part of the टॉपिक स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले जरूरी होता है हमारा वोटर्स लिस्ट। ठीक है, तो वोटर्स लिस्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, बेसिकली जहाँ पे एक ऐसी लिस्ट जिसमें सारे वोटर्स का नाम होगा, एज अ नेम ओनली सजेस्ट। ठीक है, अभी हमें ये तो पता चल गया कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वोट करेंगी, ये एरिया है। ठीक है, लेकिन अब वक्त है कि कौन वोट करेगा और कौन वोट नहीं करेगा। राइट, सो दिस वोटर्स लिस्ट स्टूडेंट्स आर रिवाइज्ड एवरी 5 years। ठीक है, किसी की डेथ हो गई हो, कोई और 18 एज का हो गया हो, उसके नेम्स ऐड करना, किसी के नेम्स रिमूव करना, ऑल ऑफ दैट comes under the voters list step। ठीक है, this is the next step, immediate step after काउंटिंग ऑन दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो इसको हम स्टूडेंट्स इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। ठीक है, आई होप वोटर्स लिस्ट इज clear. The picture that you are able to see above is the list, the voters list that you are able to see. It holds all the names of the candidates and the basic details of it. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट कंडीशन होती है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, तो क्यों वोटर्स लिस्ट जरूरी अगर आपका सवाल है, तो इट इज डेफिनेटली लिंक्ड टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज डेमोक्रेटिक इलेक्शन, बिकॉज इस वोटर्स लिस्ट में हर एक व्यक्ति का नाम होगा जो एलिजिबल टू वोट होगा। ठीक है, अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, आप भी कभी फ्यूचर में वोट करने जाओगे, आपका भी आइडेंटिफिकेशन चेक होगा, आपको भी देखा जाएगा कि आप सही से एलिजिबल है कि नहीं, तो वोटर्स लिस्ट में आपका नाम हमेशा चेक होता है। सो हेंस इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। ओके, the next is obviously to manage the voters list. Like I said, ये responsibility government की है, तो जितने भी eligible voters हैं उनका नाम voters list पे हो। ठीक है, तो अगर नए नए पर्सन ने न्यू पर्सन ऐड हुए हैं, वोटिंग एज उनकी बढ़ गई है, जो भी वोटर्स लिस्ट में ऐड हुए हैं कि नहीं, ये वो भी नाम उसमें होते हैं जो अपनी जगह से चेंज हो गए, एरिया चेंज कर लिया है। राइट, या फिर दोज हु आर डेड उनको डिलीट करना, ऑल ऑफ दैट रिविजन ऑफ द लिस्ट इज टेकन प्लेस आफ्टर एवरी 5 years, एंड दिस इज डन टू मेक श्योर दैट द वोटर्स लिस्ट रिमेन्स अप टू डेट। ये बहुत ही बढ़िया
स्टेप है और बहुत ही इजी अच्छा सा स्टेप है, ठीक है, सुंदर सुंदर स्टेप, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर। अभी तक हमने फिर after the need for election, we understood political competition, we understood the merits and demerits of it, and we understood how elections are held in our country, and then reserve constituencies के बारे में पढ़ लिया। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक इलेक्शन के अंदर, ठीक है। सो वी स्टडीड व्हाट इज वोटर्स लिस्ट। नेक्स्ट अप होता है वोटर्स लिस्ट के बाद इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाना, ठीक है। तो ऐसा कुछ कार्ड आपका बनता होगा, ठीक है। सो ये जो वोटर्स को कैरी करना होता है ये, राइट, वेन एवर दे गो आउट टू वोट, एंड अपने जगह के अलावा कहीं और वोट नहीं कर पाए, इसलिए ये चीज होती है। एंड ऑफ कोर्स दिस हैज नॉट बीन मेड कंपल्सरी फॉर वोटिंग, बट वोटर्स इसको भी एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं, ठीक है। सो यू नो इन द लेट टाइम्स बाकी सारे जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के जो प्रूफ्स होते हैं वो मना कर दिए गए हैं। द गवर्नमेंट सेज दैट ओनली आधार कार्ड एंड योर इलेक्शन कमीशन कार्ड इज बेसिकली द मोस्ट प्रूफ वर्दी एंड मोस्ट इफेक्टिव कार्ड, ठीक है, एलिजिबल कार्ड जो सही होता है वैलिडेशन में, ठीक है। तो आप दिस क्लियर, ठीक है, इसको आप एपिक के नाम से भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, let us talk about nomination of candidates, ठीक है। now very easy to understand students that nomination of candidates मतलब किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेट करना टू बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी और सिंबल वगैरह मिलना, ठीक है। तो जो भी वोटर है वो खुद भी इलेक्शंस कंडक्ट कर सकता है या कैंडिडेट बन सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि टू बिकम अ वोटर द मिनिमम एज इज 18 एंड टू बिकम and to become a candidate your minimum age is 25 years, ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करते हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को, और फिर उनको पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिलने के बाद सिंबल भी मिल जाता है, और पार्टी का नॉमिनेशन होने के बाद पार्टी टिकट भी मिल जाता है। सो जो भी कैंडिडेट चुना गया होगा या पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट से, उसको एक नॉमिनेशन का फॉर्म भरना पड़ता है दैट यू आर हेडिंग फॉर इलेक्शंस, एंड गिव सम अमाउंट ऑफ टोकन मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड दैट मनी इज गिवन जस्ट टू द इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पज दैट दे वोंट बी बैकिंग आउट फ्रॉम द इलेक्शंस, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। ना ये भी जरूरी है कि हर एक कैंडिडेट के पास एक लीगल डेक्लेरेशन भी देना होना चाहिए, राइट। अब ये लीगल डेक्लेरेशन क्या है स्टूडेंट्स? लीगल डेक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें उनकी बेसिक डिटेल्स होती हैं अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस या एसेट्स लाइबिलिटीज क्या क्या है उनकी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, राइट, कोई भी पेंडिंग केस तो नहीं है, राइट, अगेंस्ट द कैंडिडेट, ठीक है। तो वो सब डिटेल्स उनको बेसिकली देनी पड़ती है एज अ लीगल डेक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। विच ब्रिंग्स अस टू अ टॉपिक, आपके दिमाग में आओ कि मैम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्यों नहीं पूछते हैं, व्हाई इज अ लीडर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एजुकेटेड, ठीक है। Now think about it students, if at all you bring a very educated man, say an MBA, ठीक है, MBA करके एक इंसान आया है, एंड हो सकता हो उसको एक कंट्री कैसे चलाते हैं वो डिसीजन मेकिंग नहीं आ रही हो, हाई पॉसिबिलिटी। भले ही मस्ट बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, ही मस्ट बी वेरी गुड इन कन्विंसिंग पीपल, बट what if he does not know how to give sympathy to people, what if he doesn't understand people's concern? हेंस और कभी भी किसी भी कैंडिडेट या किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स किसी के ऊपर एक ऐसा लिमिटेशन निकाल लगा देना कि एक क्वालिफिकेशन लेकर के आओ, इसका मतलब ये है कि आप सबके लिए लागू नहीं कर रहे हो, राइट। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट वेरी एजुकेटेड व्हेन आई टॉक अबाउट degree and all, right, he was working at a tea stall, right, we know that. So that is how now today he is becoming now today now today he's a leader, right। तो कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए नहीं मांगी जाती है टू बिकम और एमपी और एन एमपी, लेकिन बेसिक जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाती है जस्ट फॉर द रिकॉर्ड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन उससे भी पहले
क्या वो इंसान लोगों के कंसर्न्स को समझता है, क्या वो इंसान लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेगा, क्या वो इंसान लोगों के इंटरेस्ट को समझेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. So putting an education qualification will not be good if you are in a democracy. It goes against the spirit of the entire democracy because ये एक majority को भी deprive कर देगा, because in a country like India where poor population is more, it is difficult to drive the entire force into elections. ठीक है, तो citizens के लिए भी वो एक foundation हो सकती है. Just because a person is educated does not mean he has the sense to run a country. Hence education qualifications could not be a viable point to keep when we contest elections. Okay, so I hope this point is very very clear too. नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स इज इलेक्शन कैंपेन्स. ठीक है, तो अभी हमने नॉमिनेशन कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन हो गई. अब पॉलिटिकल पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैंपेन्स करें, लोगों को इन्फ्लुएंस करें इन अ वे कि वो आगे जाके उनको वोट करें. ठीक है, तो इलेक्शन कैंपेन का ये मतलब है अपनी पॉलिसीज का प्रमोशन करना, अपने जो भी ऑफर्स और प्रोमिसेस हैं वो जनता को बताना, ताकि वो आगे जा करके अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो उन सबको फुलफिल कर सके. In this way, students, voters can decide of what candidate or who, of what, of which candidate would be winning the elections. ठीक है, so उस हिसाब से अब according to policies and the influence of the people elect their representatives. ठीक है, so that is what election campaign is. I hope you have seen it in your various न्यूज चैनल्स और टीवी में आपने कई बार ये देखा होगा. ठीक है, let's head next to the different slogans given by different political parties. तो ये कुछ slogans हैं जो political parties ने दिए हुए हैं previously. ठीक है, election campaigns के अंदर, और नॉर्मली भी ये स्लोगन्स पार्टी के फिक्स्ड रहते हैं. ठीक है, सो कांग्रेस पार्टी ने जो इंदिरा गांधी जब लीडर थी तो गरीबी हटाओ का स्टूडेंट्स ये दिया गया था, टू रिमूव पॉवर्टी, राइट, बिकॉज वी वर जस्ट हेडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पुअर हो चुके थे हम, तो तो रिमूव पॉवर्टी का ये स्लोगन दिया था कांग्रेस पार्टी ने. ठीक है, द नेक्स्ट पार्टी वाज जनता पार्टी, राइट, सेव डेमोक्रेसी का एक स्लोगन था 1977 में. ठीक है, देन द लेफ्ट फ्रंट पार्टी वाज देयर विच सेड लैंड टू द टिलर. लैंड टू द टिलर का मतलब है एक गांव वाले से लेकर के एक लैंड जिसके पास होती है फार्मर्स के सिवाय, क्योंकि पहले के टाइम पे सिर्फ लैंड राइट्स और इन सब के बहुत ज़्यादा किस्से वगैरह चलते थे वेस्ट बंगाल के अंदर, तो इसलिए ये स्लोगन था लैंड टू द टिलर, हर एक इंसान को इक्वल लैंड राइट्स मिलनी चाहिए. ठीक है, फिर एनटी रामाराव जो लीडर रहे तेलुगु देशम पार्टी के, उन्होंने भी प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज भी 1983 के इलेक्शंस में निकाला था. सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर. यस, नाउ ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ऐसे ही इलेक्शंस में लड़ना तो नहीं होता है. दे आर एज कैंडिडेट्स ऑल्सो नीड टू फॉलो सम कोड ऑफ कंडक्ट, राइट, सो कुछ भी लॉज फॉलो तो करने ही होते हैं, राइट. तो किसी भी इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए कुछ इलेक्शन के लॉज एक पॉलिटिकल पार्टी को मानना पड़ता है. ठीक है, अब इन लॉज के मुताबिक कोई भी पार्टी, स्टूडेंट्स, नंबर वन, दे कैन नॉट ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स. दे कैन नॉट एट एनी कॉस्ट किसी को पैसे दे के वोट देना, राइट, थ्रेटन करना दैट इफ यू डोंट वोट मी यू विल बी किल्ड. ऑल ऑफ दोज थिंग्स कैन नॉट बी गिवन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और अ कैंडिडेट. इट इज इलीगल टू डू इट. ठीक है, सेकेंडली स्टूडेंट्स, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, राइट, उनको कास्ट के लिए, रिलीजन के लिए भड़काना ये भी सही नहीं है. थर्ड, यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन्स, राइट, किसी भी प्रकार का वो रिसोर्स, गवर्नमेंट ऑफिस या फिर गवर्नमेंट का नाम लेकर के कैंपेन्स करना, ये सब अलाउड उनको नहीं होता है, राइट. एंड लास्टली, दे कैन नॉट स्पेंड इन द लोकसभा इलेक्शन फॉर मोर देन 25 lakhs in a constituency and not more than 10 lakhs in a assembly election. ठीक है, so I hope this is clear. In addition to that, students, there is model code of conduct also that they need to
follow. इसमें भी according to this, no party or no candidate can use any place of worship और for the election propaganda, ठीक है. तो कोई भी मंदिर में जाके कैंपेन कर रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है. एंड secondly, they cannot obviously use any government vehicles, right, aircrafts or officials for elections for obvious reasons, right. कभी कभी भी किसी मिनिस्टर की गाड़ी लेकर के इलेक्शंस करने लगे, ऐसा नहीं होता है. they all have to arrange them as a political party, right. अभी इलेक्शंस अगर अनाउंस हो गए हैं, ठीक है, कि इलेक्शंस में वो खड़े हैं, मिनिस्टर शैल नॉट ले एनी फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट. मतलब कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कि हम यहाँ डैम बनाने वाले हैं, यहाँ पे पब्लिक सर्विस बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं करना होता है, ठीक है. क्योंकि अगर कर देंगे तो मोस्टली लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. दैट इज नॉट हाउ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर conducted. So political parties or political candidates have to follow this model code of conduct as well. I hope this is also clear. Let's head to polling. अब इलेक्शन कैंपेन हो गया, कुछ रूल समझ लिए उसके मुताबिक. अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा पोलिंग, ठीक है. तो पहले के जमाने में स्टूडेंट्स बैलेट पेपर पे, इट्स अ शीट ऑफ पेपर वेयर वी हैव द सिंबल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द नेम एंड स्टैम्प से बेसिकली वोटिंग करनी होती थी. टुडे वी हैव ईवीएम मशीन्स, ठीक है, बिकॉज पहले के टाइम पे इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट द वोट्स इन दैट मैनर, राइट. थोड़ा टीडियस टास्क था, इसीलिए ईवीएम मशीन्स लाई गई, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाई गई, ठीक है. सो इसमें सिर्फ बटन्स होते हैं, अगेन सिंबल्स और नेम तो लिखा ही रहता है. यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन एंड योर वोट इज बीइंग कास्ट. सो दैट इज व्हाट वी कॉल पोलिंग, राइट. कोई स्पेसिफिक डे पे, स्पेसिफिक डेट पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग होती है, ठीक है. उस इंटायर चीज को जब आप वोट डालने जाते हैं उसको हम पोलिंग कहते हैं, ठीक है. लेट्स हेड टू लास्टली काउंटिंग ऑफ वोट्स होते हैं, ठीक है. तो फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स ये सब होने के बाद वोटिंग वगैरह हो गई. काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे होती है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो भी ईवीएम मशीन होता है वो एक गवर्नमेंट के ऑफिस में आके रख दी जाती है, एज द पिक्चर राइटली सेज, एंड देन स्पेसिफिक डे इज फाइनलाइज्ड, राइट. मोस्टली a month later और 15-20 days later इलेक्शंस के, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दिन पे होती है, थोड़ा टाइम के बाद ही इलेक्शंस का काउंटिंग या वोटिंग, इलेक्शंस के रिजल्ट या काउंटिंग वगैरह होती है, ठीक है. नेक्स्ट अप स्टूडेंट्स इज व्हाट मेक्स द इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेटिक, ठीक है. इंडिया में कैसे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं. आपका होगा मैम इलेक्शंस तो हम दे रहे हैं तो वो इन इटसेल्फ डेमोक्रेटिक हो गए. नो स्टूडेंट्स, देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो दैट यू नीड टू कंसीडर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ठीक है. तो सिर्फ इलेक्शंस कराना हमारा काम नहीं है. हमने पीछे कई बार ये पढ़ा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है. तो इसको डेमोक्रेटिक कब कब बोलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले इस चीज को डेमोक्रेटिक बनाने का हाथ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है. इट इज अ बॉडी, it is an independent body, students, which performs the entire election in our country. So it is conducted by an independent, a very powerful body known as election commission, and this election commission is appointed, is overheaded by chief election commissioner, which is CEC, which is who is appointed by the president of our country, ठीक है. लेकिन once the president appoints chief election commissioner, he is not at all answerable to even the president or even the गवर्नमेंट, ठीक है. तो इनकी जो पावर्स हैं, अभी हम रोल्स एंड पावर्स की बात करेंगे इनके इलेक्शन कमीशन की, लेकिन जस्ट टू गिव यू जस्ट, हमने जुडिशरी के चैप्टर में भी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको ये पता होगा कि जुडिशरी वाज आल्सो एन इंडिपेंडेंट बॉडी, राइट. सो सिमिलरली इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट इट्स रोल्स एंड ड्यूटीज, ठीक है. नंबर 1, इट टेक्स डिसीजंस ऑन हर एक कंडक्शन और हर एक कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस पे, ठीक है. राइट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है. स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी काम इलेक्शंस के अंदर होता है ये इलेक्शन कमीशन संभालती है, ठीक है.
ऑफ कोर्स सेकेंडली कोड ऑफ कंडक्ट बताना, या कोड ऑफ कंडक्ट अगर वायलेट हुआ है किसी कैंडिडेट से या पार्टी से, उनको पनिशमेंट देना, ठीक है, सेकंड रोल ये हो जाता है। थर्डली, इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन अपनी गवर्नमेंट को कह सकती है कि आप भी कुछ गाइडलाइंस फॉलो करिए, ताकि कोई भी गवर्नमेंटल पावर का मिसयूज ना कर सके कोई भी, एंड ताकि उनके जो भी जीतने वाला है गवर्नमेंट, वो अपने चांसेस बचाए रखे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या तो अपना मिसयूज का करने का मौका ना दे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब भी इलेक्शन ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करते हैं, स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी गुड पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्शंस, ठीक है। लास्टली, जब इलेक्शंस ऑफिशियल्स ओपिनियन देने के लिए आते हैं दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर, या पोलिंग सही से नहीं करी होती है, तो एक इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी की जैसी भी पोलिंग सही नहीं होती है, तो इलेक्शन कमीशन एक रीपोल के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। द नेक्स्ट अप स्टूडेंट्स इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन, राइट। तो ये बेसिकली है कि इलेक्शंस की क्वालिटी कैसे होगी, राइट। इट इज बेसिकली द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन, इट इज अनदर क्राइटेरिया जो वोटर्स की या इलेक्शंस की क्वालिटी चेक करता है, ठीक है। तो अगर किसी इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शंस फेयर नहीं हुए, तो पीपल विल नॉट डेफिनेटली कम और कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्शंस। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इतना अच्छा कंडक्शन करें ऑफ द इंटायर इलेक्शंस, कि लोग हर बारी विद अ बेटर नंबर वोट करने के लिए आए। सो इट इज द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन। जो टर्नआउट फिगर से तो पता चल ही जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज इलेक्शन, राइट, जिसका आउटकम आता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स जो भी रूलिंग पार्टी होती है, इस एट अ हाई चांस इट इज देयर दैट दे माइट लूज इलेक्शंस, ठीक है। एंड आपको ये पता होगा, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आर कांग्रेस लेड इंडिया फॉर मोर देन प्रॉब्ली 60 years, एंड इवेंचुअली जब बीजेपी विद सच अ ग्रेट मेजोरिटी जब वो जीती थी, तो सबको शॉक लगा था, राइट। सो बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल, इट इज अ हाई चांस दैट इट इज the rule of election or the rule of the people who will routinely can lose elections even if they are ruling for a long period of time, ठीक है। तो itself इसका खुद ही रिजल्ट बता देती है, आउटकम, ठीक है। नाउ कैंडिडेट्स हु आर नोन, जिनको जो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं वोट्स खरीदने में, या दोज हु आर नोन फॉर क्रिमिनल कनेक्शन, दे कैन ऑल्सो लूज इलेक्शन, दे आर ऑफन लूजिंग इलेक्शंस, राइट। दैट इज ऑल्सो द आउटकम। एंड कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, अगर कोई डिस्प्यूटेड इलेक्शंस रहे, लाइक बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन रही, तो इलेक्टोरल आउटकम्स जितने भी होते हैं वो अगर किसी के डिफीट हो, किसी की हार होती है, तो यूजुअली वो पीपल्स वर्डिक्ट के नाम पे, पीपल्स वर्डिक्ट एज इन लोगों की ये मर्जी थी, उस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, राइट। सो दैट इज हाउ द आउटकम इन इंडियन सिलेक्शन स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। Now, what are the challenges if we talk about free and fair elections, ठीक है। सो हर एक मैटर का स्टूडेंट्स एक सही और गलत हिस्सा होता है, राइट। सिमिलरली मेरिट डीमेरिट होता है, तो उसी हिसाब से इलेक्शंस का भी स्टूडेंट्स एक फ्री होने के कुछ चैलेंजेस होते हैं, फेयर होने के कुछ चैलेंजेस होते हैं। नंबर वन, सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स है जो कैंडिडेट्स और जो पार्टीज बहुत सारे मनी वाइज पावरफुल हैं, वो अपनी विक्ट्री के लिए तो श्योर नहीं हो सकते, लेकिन एक अनफेयर एडवांटेज जरूर उठा सकते हैं, ठीक है। क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि जो उनसे छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, और या जो भी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज उनसे छोटी होंगी, उनके ऊपर तो अनफेयर एडवांटेज उठा सकते हैं कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, हम ज्यादा अपने आप को आउटथ्रो कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज वन चैलेंज। सेकेंडली, कुछ कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो अपनी पार्टी टिकट संभाल लेते हैं फ्रॉम द मेजर पार्टीज ड्यू टू देयर कनेक्शंस, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं अपने कनेक्शंस की वजह से कर सकती हैं ऐसा, ठीक है। एंड थर्डली, कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनके पास पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरह से डोमिनेट करती हैं, ठीक है। टेंडेंसी जो डायनेस्टिक रूल थोड़ा
दिखाती है, राइट, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, राइट, राजीव गांधी, संजीव गांधी, ऐसा चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है टिल टुडे. द बोथ द किड्स, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi is also there, right? So Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi being the kids, वो भी आगे तक अपनी डायनेस्टी चला रहे, ठीक है. And fourthly, students, elections offer only little choice to ordinary citizens for obvious reasons. ठीक है, major parties जो होती हैं बहुत ही similar policies और promises होते हैं, right? कि they will promise to remove poverty, they will promise to get better infrastructure, they will promise to have better opportunities for the पुअर पीपल और इन जनरल सोसाइटी, ठीक है. सो इस हिसाब से ऑर्डिनरी सिटीजन्स को इतने रियल चॉइसेस नहीं मिल सकते हैं, राइट. सो दैट इज वन बैकड्रॉप. एंड लास्टली, स्मॉलर पार्टीज जो होती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं, वो बहुत बड़ा स्टूडेंट डिसएडवांटेज उठाते हैं अगर हम बिगर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ मनी या ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के बारे में बात करें, राइट. अब आप मान लो एक नई पार्टी स्टार्ट करते हो, ऑफकोर्स इनिशियल में आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड दैट्स ऑब्वियसली अ बैकड्रॉप ऑफ elections, ठीक है, to a free and fair elections. On that note, students, we come to an end to this chapter. Let's have a quick revision of what all things have we covered. The first thing that we talked about was what are elections, right? Then we studied a case through which we realized that free and fair elections होने की वजह से हमें एक ऑप्शन मिलता है कि एक अच्छी खासी पार्टी भी हट सकती है if you're not doing the work properly, and that is how elections are fair. Then we talked about the need for elections. Then हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की थी, राइट, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स की बात की थी, मेरिट्स डीमेरिट्स उसके देखे थे, राइट. फिर कैसे इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग स्टेप्स देखे थे टिल द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन. देन लास्टली वी सॉ अबाउट द challenges to the free and fair elections, ठीक है. I hope the concepts are very very clear. I hope this chapter is very very clear, right. On that note, I'll see you in the next video. Have a great day. Bye bye. Thank you for watching this video. Bye.